नमस्कार। कल फर्स्ट पार्ट पढ़ाई हुई थी, फर्स्ट लेसन पढ़ाई हुई थी, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस के बारे में कल चर्चा किया था। संसाधन, संसाधन का बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आज लाइव में कुछ टेक्निकली कुछ गड़बड़ी है, उसमें लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं तो समय पर आ गया हूँ। तो संसाधन विभिन्न क्षेत्रों में है। जंगल भी जिससे आप प्राप्त करते हो, संसाधन जो आप प्राप्त करते हैं, जल भी प्राप्त करते हैं, सूरज की रोशनी भी है, और यहाँ तक हो गया है कि अब तो हम लोग मानव को भी संसाधन के रूप में रखा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग को परिवर्तित कर दिया गया है। अब चर्चाएं चल रही है कि मानव संसाधन से पुनः शिक्षा विभाग हो जाएगा। इस प्रकार मानव को भी संसाधन की श्रेणी में डाला गया है। इससे भी प्राप्ति होती है। आप लेबर करते हो, हम लेबर करते हैं, तो उससे जो आउटपुट आता है उसको संसाधन के रूप में जो आता है। तो अब इसको भी किया है, मानव को भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो ऊपर में दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो जंगल में है, जंगल, फॉरेस्ट को किस तरह से बचाना है, क्या करना है, जंगल को भी, और वाइल्ड लाइफ जो उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, वो सभी संसाधन हैं। बायोडाइवर्सिटी को जो जंगली जानवर हैं, कल्टिवेटेड स्पेसीज हैं, पूरे विश्व में उसके क्या क्या फंक्शन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जंगल है तो जीव जंतु है, जंगल नहीं रहेगा जीव जंतु नहीं रहेगा। तो इसको बृहद पैमाने पर देखा गया है, और उसी को फिर फ्लोरा एंड फौना के रूप में भी देखा गया। जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो फ्लोरा एंड फौना क्या है, ये बायोलॉजिकल टर्म है। और कल भी मैं कहा था कि चूँकि समय का अभाव रहता है, इसलिए बातें बहुत संक्षिप्त करनी पड़ती है, वरना एक एक टर्म को मैं अलग ढंग से समझाता और 1 घंटा 1.5 घंटा समय लगता है। लेकिन समय की कमी है इस सेंस में। इसका फिर मैं रिवीजन करूँगा तो फिर इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी फ्लोरा फौना के बारे में है, तो ये बायोलॉजिकल टर्म है। उसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सामूहिक रूप से फ्लोरा फौना कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए, भारत को इस मामले में बहुत ही अच्छी उपलब्धता प्राप्त है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, 8%, जो भी विश्व में जितने भी हैं उसका 8% भारतवर्ष में पाया जाता है। तो इसको कम नहीं माना जाए। थोड़ी दिक्कत कहाँ हो जाती है पॉल्यूशन वगैरह में, क्योंकि हम लोग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जो थोड़ा पॉल्यूट कर देता है उसको। वरना हम लोग की स्थिति बहुत ही अच्छी है इस मायने में। इस संदर्भ में मैं पहले भी चर्चा किया था। जो बच्चे हैं, पुराने बच्चे, वो जानते होंगे कि एनसीईआरटी बुक में, साइंस हो या एसएसटी हो, जो डू यू नो दिया गया है उसको अवश्य आप लोग पढ़ेंगे। उसमें फुल फैक्ट्स दिया जाता है। डू यू नो जो दिया जाता है, मैं अपने बच्चों को पहले भी कहा था कि उसको आप अवश्य पढ़ें। उसको समराइज फॉर्म में लिखा रहता है, उससे आप बाकी चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सेम केस यहाँ भी है कि कितने स्पेसीज फौना और कितने स्पेसीज फ्लोरा में है, कितने प्लांट है, कितने स्पेसीज, वो सारी चीज़ें आपको फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सब जितने स्पेसीज हैं वो सब के बारे में दिया गया है। वो बोलने से आपको याद नहीं रहेगा, वो आप किताब से पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ है कि प्रत्येक टर्म जो भी शब्द इसमें आए हैं, किताब में जो मेंशन हुआ है, उसको मैं चर्चा करना चाहूँगा।
अब इसमें देखिए, जो एनिमल्स हैं, स्पेसीज हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। अब विशेष समय रहता तो इस सबको भी मैं चर्चा करता कि मैमल्स क्या है, बर्ड्स क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, एम्फीबियंस क्या है, और क्या खतरा इस पर क्यों उत्पन्न हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आ रही है जिसके चलते इनकी संख्या में कमी आ रही है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इतने सारे जो आंकड़े हैं इसको तो आपको याद रखना चाहिए। अब इसका मूल कारण क्या है, जो आंकड़ों में जो कमी आ रही है, इवेनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, धीरे धीरे उसकी कटाई बढ़ रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जितनी तेज़ी से कटाई हो रही है उतनी तेज़ी से तो जंगल लग नहीं रहा है, हम लोग तो वृक्षारोपण कर नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक वृक्ष को तैयार होने में समय लगता है, लेकिन कटाई तो 1-2 दिन में हज़ारों हज़ार पेड़ हो जाते हैं। तो इस तरह से उस पर तो कार्यक्रम सरकार के द्वारा भी प्लांटेशन का, रूरल प्लांटेशन और वगैरह जो भी है, सभी क्षेत्रों में प्लांटेशन पर विशेष सुविधा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी पर सभी सरकार की ओर से की जा रही है। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है, जो इसमें दिया गया है आपको, वैनिशिंग फॉरेस्ट पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है कि एक संस्था है जिसके द्वारा वो कैलकुलेशन होता है और वो आपको रिपोर्ट देता है, जिसके आधार पर सारे बातों की जानकारी बच्चों को या विभिन्न क्षेत्रों में दी जाती है। जैसे सेंसस होता है, जनसंख्या से सेंसस होता है, तो इसी तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पर ये संस्था है, वो संस्था बताती है कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की क्या स्थिति है और किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। अब इसमें जो आगे जो आपके किताब में दिया गया है उसको मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो स्पेसीज आए हैं उसको नॉर्मल स्पेसीज कहा गया, नॉर्मल स्पेसीज में रखा गया। नॉर्मल का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो सामान्य है, हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल स्पेसीज आर सच ए स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। एज फॉर एग्जाम्पल, पेड़ के क्षेत्र में, जीव जंतु के क्षेत्र में कैटल है, कैटल, साल है, पाइन है, ये सब सारे चीज़ है जो नॉर्मली मिल जाते हैं, तो इस सबको नॉर्मल स्पेसीज में रखा गया है। इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब होता है दीज आर द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो लुप्त के अवस्था में कि लुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं, वो विलुप्त होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, वो होने वाले हैं। दीज आर द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, उनसे हम लोग को बचाना है, उसको रखा गया है जो विलुप्त की स्थिति में है। जैसे इंडियन रेडियो है, लायन है, टेल्ड मैस्को है, वगैरह वगैरह, ये सबको तो उसको हम लोग को बताना है ताकि वो विलुप्त नहीं हो। तीसरा है वल्नरेबल स्पेसीज, दीज आर द स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में वो धीरे धीरे जो है वो लुप्त हो जाएंगे, उसको ध्यान रखना है। वल्नरेबल स्पेसीज। रेयर स्पेसीज, रेयर मैंने तो आप जानते ही हैं कि बहुत कम संख्या में हो बच्चे हैं, अब लार्ज स्केल में नहीं है, जो नॉर्मल स्पेसीज नहीं है, रेयर है, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध है। अब उसमें आप हिमालयन बियर है, डेजर्ट फॉक्स है, ये सब जो है जो कुछ कुछ बचे हुए हैं लेकिन अभी विलुप्त हुए नहीं हैं, रेयर स्पेसीज हैं। एंडेमिक स्पेसीज, these are species which are only found in some particular areas, usually isolated by the natural or geographical barriers. Isolated means अलग थलग हो रहा है,
किसके द्वारा? नेचर के और जोग्राफिकल जो भौगोलिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उस सब के कारण वो किसी न किसी कारणवश अलग थलग पड़ रहे हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज में रखा गया है। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब क्या हो गया कि वो विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो विलुप्त हो गए, कभी थे अब नहीं है। These are the species which are not found after searches of known for likely era। अब वो नहीं थे पहले, लेकिन अब उनको खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। जिस तरह से अब धीरे धीरे एशियाटिक चीता वगैरह का दिया है, इसमें पिंक है, तो इसको ध्यान से सुना जाएगा। और नेक्स्ट क्या दिया है इसमें जी, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके है। अब आगे देखिए, मैं सबको चर्चा कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, समय को ध्यान में रखते हुए। अब हिमालयन क्रेसो है। अब आगे देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है इसमें, डू यू नो में, डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ द इंडियंस नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। अभी मैं 5 मिनट चर्चा किया पहले कि जो फॉरेस्ट का जो एरियाज है, क्षेत्रफल है, धीरे धीरे घटते जा रहा है विभिन्न कारणों से। उसमें लगभग आधा तो समाप्त हो चुका है। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स डेंड आउट, 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज polluted, and 40% of its mangroves wiped out। समाप्त हो गया। एक स्थिति है आपकी, इसको बचाना है, इसको पहले जान लीजिए, कैसे बचेगा उसकी चर्चा होगी, फिर अवेयरनेस लाना होगा। इसी के संदर्भ में जो नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया है, कुछ ऐसे जीव हैं जो धीरे धीरे करके समाप्ति के कगार पर हैं, तो उनको बचाना है। तो उसके लिए क्या है, सरकार की ओर से स्कीम आती है, वो प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाता है, कैसे उसको बचाया जाए। एक कहने का मतलब ये हुआ कि एक टास्क के रूप में सरकार लेती है, प्राथमिकता के आधार पर उसको बचाना है, ताकि एक इन जनरल यदि लिया जाएगा तो वास्ट एरियाज है भारत का, दिक्कत होती है, और जीव जंतुओं की भी संख्या ज़्यादा है। तो जिसको जैसे टाइगर के है, टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बचाने के लिए सरकार स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया, उसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से दिया गया। तो अब उसको वाइल्ड लाइफ में आता है, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ में है प्रोजेक्ट टाइगर का तो प्रोजेक्ट है, तो उस पर आप चर्चा कीजिएगा। तो लॉन्च 1973 में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का जो चला है अभियान, कैसे बचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर को, तो विभिन्न सारे आंकड़े हैं आपके पास। तो टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव ऑन endangered species, but with the equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude। केवल बचाना है उसको, उसको प्रोजेक्ट के रूप में लेके चलना है, और उसी तरह से उसके बचाने के लिए ही बहुत सारे पार्क तो पहले भी थे, लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके दोनों के सहयोग से नेशनल पार्क बनाया गया। नेशनल पार्क दोनों जब मिला हुआ था भारत में, बिहार और झारखंड, बिहार में ही आता था झारखंड, उस समय बहुत ही सुंदर पार्क था जिसका नाम था हजारीबाग नेशनल पार्क। ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं। टाइगर रिजर्व भी है, उस संरक्षण के ख्याल से रखा गया है, लेकिन हजारीबाग नेशनल पार्क की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया में था और अपने समय में वो काफ़ी मेंटेन था। वहाँ आप शिकार नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, फॉरेस्ट विभाग पर का उस पर विशेष निगाहें रहती थी। बहुत जिनको भी जाना हो, विजिट करना हो, या जो बायोलॉजिकल टूर में बच्चे आते भी थे बाहर से स्टडी करने के लिए,
तो उनको परमिशन लेना पड़ता था डिपार्टमेंट से और इस तरह से लोग जाते थे। अब तो स्तर गिरा है, लोग किसी न किसी रूप में चल जाते हैं। आप पेपर में भी पढ़े होंगे बहुत जगह, तो ऐसा भी हुआ है कि टाइगर को का कोई न कोई भाग या उसका स्किन ये सब पाया गया है, लोग अपना उसका स्मगलिंग करते हैं। तो ये सब तो हो गया मेन माइंडेड का, उसको करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या शौकिया लोग ये सब काम करते हैं, हिरन का हो चाहे टाइगर का जो भी हो। लेकिन इस सबसे हम लोगों को जब इस चैप्टर को पढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या सेफगार्ड्स हो सकते हैं उस पर बातें होनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि आप बड़े होइए तो कैसे करिए, आप कहीं बात भी करते हैं तो उस बिंदु पर कैसे मोटिवेट करके बच्चों को जाहिर कीजिए कि सरकार के द्वारा काफ़ी रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स हैं, तो बन गया, उसको मेंटेन करना समस्या है, सरकार बना दी, लेकिन रख रखाव तो जनता कर सकती है ना, लेकिन रख रखाव तो होता नहीं है सही ढंग से। तो इस तरह से किस तरह से उसका कंजर्वेशन हो सही रूप में, जो सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसका सही ढंग से उसका पालन कैसे हो, इस प्रशासन के साथ साथ जनता का भी काम है। अवेयरनेस जनता में आनी है, तब जाके जो सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो जागरूकता फैलाई जाती है, वो जो है सफल होगा। वरना जो स्थिति हो रही है वो चलते रहेगी, इसको आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट पर इसमें दिया है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अब जंगल कोई प्रकार में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, और तब उसको जुड़ा गया। पहले प्रारंभिक काल में मैं बोल दिया था कि किस तरह से जब फॉरेस्ट रहेगा तो उसको वाइल्ड लाइफ उसमें कैसे सही ढंग से रह पाएंगे, दोनों एक दूसरे में अनुनाशय संबंध है। तो अब जब उसको, पहले भी मैं कहा था, आज पुनः मैं रिवीजन कर रहा हूँ, किसी भी इस बात को समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए, सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन आवश्यक है। क्लासिफाई यदि किसी चीज़ को करके आप समझते हैं या समझाते हैं तो आप आसानी से अपने मस्तिष्क पर बहुत दिनों तक रख सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है कि वो है। तो फिर यहाँ क्लासिफाइड कर दिया गया, उसको फॉरेस्ट को क्लासिफाइड कर दिया गया। किस तरह का हो गया रिजर्व फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है, मैं पहले भी कहा था, आज पुनः चर्चा कर दिया संक्षिप्त में। तो फॉरेस्ट को सही ढंग से समझने के लिए उसको भी क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। वो रिजर्व का मतलब संरक्षित हो गया। उसमें जो मैं अभी 5 मिनट 7 मिनट पहले भी कहा था, नियम कानून तो सरकार के रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन क्या वो वास्तव में रिजर्व फॉरेस्ट है, क्या अनुपालन सही ढंग से हो रहा है। लेकिन खैर उस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो क्लासिफाइड किया गया है फॉरेस्ट को, वो रिजर्व फॉरेस्ट है। और इस संदर्भ में कहा गया है कि हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, टोटल का आधा को रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया ताकि वाइल्ड लाइफ को सही ढंग से रखा जाए। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Almost 1/3 of the total forest area is protected forest. 1/3 protected. उसको बचा, प्रोटेक्ट माने क्या होता है, बचाना। उसको बचाना है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहेगा, बचा हुआ रहेगा, हम लोग को बचाना है, पेड़ नहीं कटे, जानवर नहीं मारा जाए, तो उस तरह से उसका सही ढंग से विकास होगा। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। These are other forests and waterlands belonging to both government and private individuals and communities. ये दोनों है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट के द्वारा भी है। अनक्लास्ड, उसको कोई क्लास में नहीं रखा गया है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन और कम्युनिटी की जो बात कही गई है, तो फिर बात आ गई कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट। सबसे बड़ी बात है, आप मकान बनाते हो
या कोई कार्य करते हो तो ये तो ध्यान में रखना होगा कि हम उसको कैसे कंजर्व, देखिए बनाना एक अलग बात है, पेड़ पौधा लगा देना एक अलग बात है, लेकिन उसका सही ढंग से रख रखाव कैसे हो ताकि वो सही ढंग से उसमें वृद्धि हो, और जो टाइम दिया गया है, जो टाइम है उसमें कब खाद देना है, कब बीज देना है, कब पानी दे देना है, रख रखाव तो करना होगा। तब तो पेड़ लगा देने से तो नहीं हो जाएगा। फॉरेस्ट आप लगा दिए, प्लांटेशन कर दिए, हो गया नहीं, उसका रख रखाव है। तो कंजर्वेशन पर हमेशा ध्यान रखना। किसी भी चीज़ में आप खेती बाड़ी ही करते हैं आप, तो कौन, कल भी मैं परसों चर्चा किया था, सॉइल पर चर्चा हुई थी, तो कौन सॉइल को किस ढंग से आप फर्टाइल बनाइएगा, फर्टिलिटी बढ़ाइएगा। फर्टाइल तो बना दिए, और फर्टिलिटी, फर्टाइल है तो और फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएगा। तो इस सब चीज़ के लिए तो आपको उसके बारे में समझना चाहिएगा। और सॉइल कंजर्वेशन पर भी कल बात हुई थी। फिर मिट्टी का भी रख रखाव होना होगा, यहाँ फॉरेस्ट की भी रख रखाव की बात आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया। अब इसी संदर्भ में आपको है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, देखिए आप बातें हुई होगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं, या जो मेरे नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे, अब तो आप 10th में हैं, आज 10th में है, मौका तो क्लास में नहीं मिला ये सब करने का, बात करने का। लेकिन इतना ज़रूर जानिए कि जब फॉरेस्ट की बात आएगी तो कुछ ऐसे भी है, जैसे पानी की बात आती है, ग्राउंड वाटर की कल परसों मैं चर्चा कर रहा था। तो पानी को बचाने के लिए भी जन सहयोग की आवश्यकता है, जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। और आज फॉरेस्ट की बात हो रही है तो उसको भी जन आंदोलन के रूप में लेना होगा। किस तरह से जंगल को बचाया जाए, उसमें सरकार की भी भूमिका है, और जो प्राइवेट NGOs हैं, जो प्राइवेट संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी है कि किस तरह से जनता में ये अवेयरनेस लाए कि भाई पानी अमूल्य चीज़ है, इसको आप बचाओ। पीने वाला पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ही दिक्कत से प्राप्त होता है। तो उसी तरह से इसमें भी, जिसमें कि राजेंद्र सिंह वगैरह के बारे में आप नाम सुने होंगे, और भी लोग हुए थे राष्ट्रीय स्तर के, उनको प्राइज वगैरह भी मिला है। उसकी चर्चा तो इस पुस्तक में है नहीं, इसलिए मैं करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना जान लीजिए ये जल की बात हुई थी। अब फॉरेस्ट में भी देखिए कि जंगल का कटाव कैसे हो, कैसे पानी जुड़ा हुआ है जंगल से। ध्यान से सुना जाएगा, कल छूट गया था संजोग से, आज मुझे याद आ गई बात। डैम बनाने की बात है। डैम बनता है, कैनाल निकाला जाता है, सिंचाई का प्रबंध होता है, लेकिन वो डैम बनाने से लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये तो देखना है। जो सरकार की पॉलिसी है, जो वहाँ बैठे हुए हैं लोग, जनता को हित में देखना है कि डैम बनाने से पानी का बहाव यदि आप रोकिएगा, ठीक है, कैनाल में पानी से चलेगा, लेकिन बहुत से गांव ऐसे भी होंगे जो कि उनका फसल, उनका खेत हमेशा डूबा हुआ रहेगा। तो उनका फिर क्या होगा भाई? ठीक है, ऊपर वाले जो है, जो अपर लैंड है जिनका, तो उनको तो पानी मिलेगा, लेकिन जिसके आसपास में हम डैम बनाए हैं, उसका जो लो लैंड है वो तो डूबा रहेगा हमेशा। वो कहाँ जाएंगे? अब आप यहाँ देखिए, अब पानी का बचाव किए आप, डैम बना, इसलिए बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, जो डैम का बनाने का विरोध होता है, या तो उसको ऊंचाई बढ़ाने का विरोध होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जंगल को बचाने का भी होता है। जो भी हो, वो उत्तराखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो, जहाँ भी है, आप डैम बनाते हो, लेकिन उसमें देखना होगा कि पानी के चलते पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ेगा। जो इरिगेटेड लैंड पहले से है, जो किसान सिंचाई के कम पानी में भी अपना काम चला लेते, उसका तो डूब जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का होगा, केरल में आपका पानी रहेगा, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, लेकिन साथ साथ बहुत से जो है हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी, गांव डूब जाएंगे। उसी तरह से पेड़ की बात आ रही है, जंगल की बात आ रही है। आप डैम बना दिए तो जो लो लैंड में लगा हुआ है वो सारे पेड़ तो सूख जाएंगे। जंगल की बात आती है तो जंगल काटेंगे लोग,
वो पेड़ को कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए भी संगठन बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन काम कर रहे हैं। यहाँ भी चिपको मूवमेंट चला गया, पेड़ से चिपक कर लोग बजाते हैं कि नहीं भाई पेड़ मत काटो, लगाओ। अभी आप देखिए, आपको डाटा दिया गया कि पेड़ की कटाई कितनी तेज़ी से हो रही है, उसको हम लोग को रोकना है। चिपको आंदोलन का नाम भी आप लोग सुने हैं, जो उसके अग्रदूत हैं। तो अब उसमें बीज बचाओ आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे आंदोलन हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है, जो कि हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है। अतः इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो जनता को जागरूक किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी निष्पक्षतापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक के देखना होगा। मीन माइंड होकर नहीं सोचना होगा कि कौन प्रांत को, किस क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ हो रही है, क्या हानि हो रही है। डैम बनाना बहुत ठीक है, लेकिन डैम बनने से लाभ क्या हो रहा है, हानि क्या हो रही है, तो उस पर तो चलेगा, घंटों चलेगा, तो उसकी आवश्यकता तो यहाँ है नहीं। लेकिन बनाने के पहले लाभ हानि को भी देखना होगा। और पेड़ पौधे पर, और ख़ासकर जो फॉरेस्ट कट रहा है, पेड़ पौधे जितने सफाई हो रही है पेड़ पौधों की, उस पर तो हम लोग को हमेशा सोचना है। कल ही से चर्चा किया था आपको, रियो डी जेनेरो में चला अभियान, क्या असर पड़ा? कुछ असर नहीं पड़ा, कोई पृथ्वी पर उसका असर नहीं पड़ा। अभी पॉल्यूशन की स्थिति वही है, बढ़िया रही है। आप रोज़ पेपर में देखते होंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। पॉल्यूशन से कहने से नहीं होगा। चिपको आंदोलन चलाए, ठीक है, वाटरमैन के नाम से जाने गया राजेंद्र बाबू, ठीक है, लेकिन अब आप क्या उसमें अपना योगदान दे रहे हैं? ध्यान देने की बात यही है। इसलिए इस पर हम लोग को ध्यान देना है। एंड सेक्रेड ग्रुप्स है, वही जंगल से जुड़ा हुआ है, सेक्रेड ग्रुप्स है, और उस पर भी हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, ये अभी की बात आप छोड़ दिए, अभी लोग जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आप जब इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि क्या बहुत पुराने ज़माने से ही बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है। इन सारी वृक्षों के ऊपर शोध चल रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, और वो काफ़ी पवित्र माना जा रहा है। तो धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज जो आप कर रहे हैं, हजारों वर्ष पहले तो हमारे पूर्वज लोग कर दिए थे कि पीपल को नहीं काटना है, बरगद को बड़ा करना है, तुलसी के पौधे को लगाना है। उसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ती है तुलसी की उपस्थिति में, पीपल के भी उपस्थिति में। तो यहाँ उसको पवित्रता से जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया, ताकि आप उस पेड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करें और इस तरह से पर्यावरण भी प्रभावित नहीं हो, तरीके से काम चले। तो इस तरह से इसको सेक्रेड ग्रुप्स के रखा गया। तो किसी भी चीज़ को आप उस ढंग से आप लेते हैं, तो सभी का जो है वैज्ञानिक कारण, जो हम लोग आज भी पर्व कर रहे हैं, कोई भी पर्व मनाते हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, तो सब में कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है जो हमारे पूर्वज लोग किए। लेकिन आज क्या स्थिति है, अब उसको लोग हंसी मजाक में ले लेता है। अरे हंसी मजाक में मत लीजिए, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। आप अमल कीजिए ईमानदारी पूर्वक, और वो जब समय आ जाएगा तो फिर देखिए कि वो चाहे तो जल हो या वन हो या पेड़ पौधे हो, जो भी हो, वो सब के सब का अपना अपना उचित स्थान है। और बायोलॉजी वाले जो बच्चे हो तो जानते ही होंगे किस तरह से आहार श्रृंखला बनता है। आहार श्रृंखला में कौन किसको खाते हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। तो इसी तरह से जो रिसोर्सेस है, जो अभी आप पढ़े, आप वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो दोनों में फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट कब रहेगा? जब वर्षा होगी। वर्षा कब होगी? जब फॉरेस्ट रहेंगे। तो किस तरह से जुड़ा हुआ है सब एक दूसरे को। आज वर्षा कहीं कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं कहीं अल्पवृष्टि होती है। तो जवाबदेह कौन है? जवाबदेह है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए जवाबदेह कौन है? तो मैनकाइंड जवाबदेह है। सब एक दूसरे से है। सब समस्या का जो स्रोत है, समस्या का जो जहाँ से समस्या शुरू करने वाला कोई है, तो
तो कोई जानवर नहीं है, कोई नहीं। जो सबसे उन्नत जीव है, जानतु है, वो मनुष्य है और वही सबका है। तो ये जनरल कंसेप्शन मैं आपको बता दिया। यदि हम लोग अपने आप को सारी चीज़ों को समझे, कुछ इतिहास को समझे, तो नदी नाले भी बचेंगे, जंगल भी बचेंगे, पेड़ पौधे भी बचेंगे, और समुद्र से जो जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो सबका विकास होगा, स्वस्थ रहेगा। बहुत सारी बीमारियां तो इसके कारण हो रही है। तो इन्हीं बातों के साथ दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आंसर है और वगैरह वगैरह जो है, जब आप ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, कंसेप्शन जब आपका क्लियर हो जाएगा सही ढंग से समझ के, तो फिर कहीं कोई क्वेश्चन आंसर की दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर क्लास कीजिए। अब मेरा समय भी समाप्ति पर है। कल पुनः मैं इसी समय आने का प्रयास नहीं, मैं आऊँगा ही आपके साथ। आपका सहयोग बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप रेगुलर बने रहिए। आपको अच्छा नंबर लाना है। जब मेरा समाप्त हो जाएगा, तो अब इसके बाद आपका हिस्ट्री बचेगा। दो चैप्टर हो गया है, 2 चैप्टर उधर हो गया। अब हिस्ट्री में मैं प्रवेश करूँगा, तो कल हिस्ट्री पहला चैप्टर रहेगा। हिस्ट्री में 2 चैप्टर, उसको भी कवर करने के बाद तो फिर आगे की बात होगी। फिर उसका रिवीजन होगा, चाहे फिर उसको रिवीजन अभी नहीं होगा, फिर वो शुरू हो जाएगा। जो पहला दिन हुआ था उसका तीसरा चैप्टर में जाएंगे, चौथा में जाएंगे। इस तरह से जब क्रमशः वो विषय समाप्त हो जाएंगे, तो फिर रिवीजन का काम होगा। उस रिवीजन के काम में आपको तैयारी से आनी होगी। अब तो बातचीत होती नहीं, एक तरफा बात मैं बोल रहा हूँ। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, आपको भी तैयार होकर आना चाहिए, ताकि मैं एकदम स्पॉन्टेनियस फ्लो में बोलूँ और उसको आप सही ढंग से समझ पाएँ। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और एनसीईआरटी बुक पर आधारित सारे सवाल होंगे। जो भी आंकड़े दिए जाते हैं वो इसी के आधार पर। लेकिन जब सेकेंड राउंड क्लासेज चलेंगे, तो थोड़ा दूसरी किताबों से भी फैक्ट्स आपको दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से बात को समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सुन रहे हैं या सुनेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।